हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में ये चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट थियरी थी वो हमने कवर कर ली है और थोड़ी थियरी और भी बाकी रही है। अगर टाइम का एडजस्टमेंट हमारे पास ज़्यादा मिला थोड़ा बहुत लास्ट में तो हम वो थियरी करेंगे, पर वो थियरी आपको खाली एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रहेगी। और अब तक हमने जितनी थियरी कवर की है वो ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो अब ये वीडियो में हम जो भी हमारी थियोरी कवर्ड हो चुकी है उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल शेयर करते हैं। ओके, सो द सॉल्व एग्जांपल दैट इज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल नंबर 8। क्वेश्चंस हमको क्या बोल रहे हैं अंदर? अ 5 kg कॉलर इज अटैच्ड to a spring of spring constant. So write down K equal to 500 Newton per meter. Its sides slides without friction over a horizontal road. बराबर, तो वो स्लाइड्स हो रहा है अंदर, और जो हमारा रोड है बराबर उसका जो भी पार्ट है वो क्या है, फ्रिक्शनल लेस है अंदर। नाउ इफ कॉलर इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय द 10 सेंटीमीटर, यानी कि हम उसको इतना मूव करवा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि वो क्या करेगा, oscillate ऐसे करेगा फिर अपने आप, तो वो जो हमने खींचा that will become its amplitude. Okay, so we write down amplitude equal to 10 centimeter and in m case it will be 0.1 meter. Okay, and 5 kg is its mass, so write down m equal to 5 kg. Now we have to calculate some things. First is the period of oscillation, maximum speed and maximum acceleration. Okay, now time period for simple harmonic motion is given by this formula, t equal to 2 pi under root money k m by k. Okay, now m is given, yes, k is also given. Just place the value, divide them, take a square root, and then you have to multiply this value with the 2 and pi. We are getting our answer that is equal to this 0.628 है। एकदम सिंपल, खाली इक्वेशन याद रखना है, वैल्यू ही प्लेस करना है। नाउ मैक्सिमम स्पीड, ये सारी चीज हमको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट, वी नो दैट द मैक्सिमम स्पीड इज गिवन बाय ए ओमेगा। समझ में आ रहा है? बट ओमेगा हमको पता नहीं, पर ओमेगा की एक फॉर्मूला थी अंडर रूट के बाय एम, तो के भी है एम भी है हमारे पास बराबर। दोनों का डिवीजन कर ले तो हमको ओमेगा मिल जाएगा, तो आप ओमेगा पहले अलग से कैलकुलेट कर लेना, फिर वी मैक्स के इक्वेशन में उसकी वैल्यू आपको प्लेस करनी है। और एम्पलीट्यूड हमको क्वेश्चंस में दिया गया है 0.1, तो जस्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वी मैक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और उसी तरह हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला है, तो उसका इक्वेशन क्या था, ओमेगा स्क्वायर। अब बोलोगे सर माइनस साइन कहाँ गए, उसमें प्लस माइनस, हमको खाली वैल्यू चाहिए, तो प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? मतलब तो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा हमारे पास आ गया था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू कुछ 10 जैसी मिलेगी। तो 10 का स्क्वायर करो तो 100 और इंटू 0.1, यानी कि आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। नाउ 9th नंबर एग्जांपल, फॉर द डैम्प ओसिलेशन, यानी कि डैम्पिंग ओसिलेशन की बात की गई है। द मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन, सो राइट डाउन इन द गिवन डेटा m इक्वल टू 200 ग्राम, so it will be 0.2 kg. Yes or no? चल फिर आगे क्या बोल रहा है, k इक्वल टू इज गिवन। ओके, k हमको क्या दिया गया है, 90 की कुछ वैल्यू दी गई है अंदर। समझ में आ रहा है अंदर? और आगे क्या बोल रहा है अंदर, damping constant b is also given but it is given in the terms of gram per second. Okay, so if we have to use, then we have to convert it into the what, kg per second. So what we have to do, we have to just divide by 1000, so 40 divided by 1000 you are getting 0.04 kg per second. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट बराबर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ओसिलेशन। देखो हमने डैम्प ओसिलेशन देखा तो सही, पर उस पर पीरियड की कोई हमने कैलकुलेशंस नहीं की थी अंदर। पर अगर हम इतना प्रूव कर दे कि यहाँ पे हमारा एक जो रेशियो है बराबर, वो एक कंडीशन थी, बी डिवाइड बाय अंडर रूट के एम। याद आ रहा है? कुछ ना याद आ तो वो थियरी फिर से रिवाइज करो। अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे हो रहे ओसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा गिन सकते हैं अंदर। और अगर ऐसा हम ले सकते हैं, then we are having the time period equation for simple harmonic motion, that is what, t equal to 2 pi under root m by k. yes or no? बराबर, यहाँ पे थोड़ा हिडन हो गया, पर हम जानते हैं टी पाई 2 पाई अंडर रूट एम बाई के है, तो हमारे पास यहाँ पे एम भी अवेलेबल है, के भी अवेलेबल है, तो सीधा टाइम पीरियड का आंसर मिल जाएगा। पर उसके लिए पहले हमको ये कंडीशन तो वेरीफाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट के बाय एम फाइंड कर देते हैं अंदर।
समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो अंडर रूट के बाय एम की वैल्यू कुछ आपको 4 पॉइंट मिल रहा है, जबकि बी की वैल्यू 0.04 मिल रही है। तो अगर ये आप रेशियो लिखो तो आपको 0.00 समथिंग मिलेगा। तो बट ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो वो हिसाब से हम टाइम पीरियड का इक्वेशन कंसीडर कर सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो। अब हमको दूसरा पार्ट क्या दिया गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकर फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू द हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। हम जानते हैं कि डैम्पिंग ऑसिलेशन में क्या होता है कि टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता है, वो भी टाइम के साथ डिक्रीज होता है अंदर, बराबर। तो हमको उतने टाइम फाइंड करना है जब वो अपना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की सपोज 10 वैल्यू है, ऐसा हम समझ लेते हैं, तो 10 से लेके जब वो 5 तक पहुंचेगा उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमको फाइंड करना है। आपके सॉल्यूशन में ये सारी चीज लिख के दी, हमको कोई यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने डैम्पिंग ऑसिलेशन के लिए एम्पलीट्यूड का इक्वेशन डिराइव किया था, क्योंकि वो भी टाइम का फंक्शन था और उसका इक्वेशन क्या था, ए ई रेस टू माइनस बट बाई 2m। यस और नो। तो हम क्या करेंगे, हमको जो टाइम फाइंड करना है वो कब फाइंड करना है, जब ये मेरा एम्पलीट्यूड a/2 हो जाता है तब। तो मैं a/2 लिख दूं ए ऑफ टी की जगह, और वहां पे जो टाइम है उसकी जगह मैं t1/2 लिख दूं, क्या ना लिख दूं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो यहाँ दोनों साइड से आपका ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बराबर। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड में रेसिप्रोकल लिखना है। तो चलो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। और ई रेस टू जो भी है पर नेगेटिव पावर है, अगर कोई भी नेगेटिव टर्म है पावर में और उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हम उसको अपोजिट साइन में लिखते हैं अंदर, बराबर। तो यही का यही लिख देंगे पर खाली प्लस साइन के साथ हम लिखेंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ के ना। ना अब हमको t फाइंड करना है, पर t तो कहाँ है, पावर में। तो पावर में से उसको वैल्यू फाइंड करने के लिए बुलाना है, तो उसको पावर में से निकालना पड़ेगा। तो पावर से निकालने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है भाई, लॉग ले लेते हैं। पर यहाँ पे तो e रेस टू पावर है, बराबर। तो हम ln ले ले तो हमारा काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ln का खुद का बेस e है, बराबर। तो वो पावर है वो आगे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लॉगरिथम का ऐसा रूल होता है कि अगर आप कोई भी क्वांटिटी का लॉग लेते हो और जो भी क्वांटिटी उसका अगर पावर होता है तो वो आगे क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो अगर आप दोनों साइड लॉग ले रहे हो अंदर, तो आपका होगा क्या, ln2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, lne होगा, और ये जो पूरा पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बराबर। अब लॉग क्या बोलता है कि जो भी उसका बेस है उसी का आपको लॉग फाइंड करना है। यानी कि आपका बेस ई है, ln का बेस ई है, और आपको ln भी किसका फाइंड करना है, ई का ही फाइंड करना है। तो बेस और आपका जो वैल्यू अगर वो सेम है तो उसका आंसर हर बार क्या होता है, 1 होता है। इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 है, लिखेगा ना लिखे कोई मतलब है नहीं अंदर, है ना, क्योंकि वैल्यू तो वही की वही रहने वाली है। अब हमारे पास फाइनली इक्वेशन आ गया। तो हम यहाँ पे t1/2 को इक्वेशन बनाया तो 2m कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा, b कहाँ जाएगा, डिवाइड बाय में जाएगा। हमने जो भी m के एस वाली वैल्यू रखी थी सारी रखो, आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, है एकदम सिंपल फंडामेंटल। खाली एम्पलीट्यूड का इक्वेशन लेना है, वैल्यू को प्लेस करना है, रेसिप्रोकल करना है, ln लेना है और सिंप्लीफाइड करना है। ln2 कैसे फाइंड करते हैं हमने केमिस्ट्री में आपने सीखा होगा, वैसे ही आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि पहले 2.303 से मल्टीप्लाई करके log2 और log2 को कैलसी से कैसे फाइंड करते हुए आपको पता होगा अंदर, बराबर। तो उसकी वैल्यू सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0.693 वैल्यू मिलेगी। और ये वैल्यू अगर याद रहे तो रख लेना, क्योंकि 12th में फिजिक्स में भी यही वैल्यू आएगी आपको अंदर, जब हम हाफ लाइफ एटम के लिए फाइंड करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है। और उसी तरह वही क्वेश्चन में हमको एक और चीज भी पूछी गई है, टाइम टेकन फॉर इट्स, बराबर, फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू बिकम हाफ, यानी कि उसके मैकेनिकल एनर्जी जब हाफ होती है तो उसके लिए टाइम क्या होगा, बराबर। वो भी हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है अंदर। तो हम तो वैसे जानते हैं कि भाई एनर्जीज जो है, बराबर, वो हाफ टाइम पीरियड में रिपीट होती है अंदर। तो यहाँ पे भी जो टाइम हमको मिला उसका आधा डायरेक्ट लिख दे तो चलेगा, पर फिर भी हमको जो सॉल्यूशन दिया उसके हिसाब से ही करे। तो जैसे एम्पलीट्यूड के लिए प्रोसीजर की, वैसे ई का भी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का भी इक्वेशन था, क्या था, ई ऑफ टी, क्योंकि वो अब कांस्टेंट नहीं है अंदर डैम्प ओसिलेशन के लिए। तो ई इक्वल टू क्या था, 1/2 के स्क्वायर, बराबर। याद रखो एक स्क्वायर था, उसकी जगह ए ई रेस टू माइनस बट बाई 2m लिखोगे तो ए की जगह ए स्क्वायर होगा, बराबर। और ई रेस टू माइनस बट बाई 2m था, बराबर, और उसका स्क्वायर करोगे तो 2 कट हो गया था, तो आपको खाली बट बाई m मिला था अंदर, बराबर। तो यहाँ पे इसलिए बट बाई m लिखा है, बराबर। तो अब आपको करना क्या है,
वही की वही कंडीशन के ई ऑफ टी की जगह E0/2 लिख दो और टी की जगह टी हाफ लिख दो अंदर, तो E0 कट हो जाएंगे। वही चीज रिपीटेड टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, बराबर। तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस पावर हो जाएगी। अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं यहाँ पे माइनस दिख रहे हैं, पर आपको प्लस पावर करनी है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो? अब दोनों साइड आपको क्या लेना है, ln लेना है, बराबर। तो आप बोलोगे सर सारा का सारा रिपीट हो रहा है, खाली डिफरेंस क्या है कि वहां पे 2m था, यहाँ पे अकेला m है अंदर, बराबर है। तो अब आपको टी हाफ फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है, m आगे मल्टीप्लाई जाएगा, b डिवाइड बाय जाएगा, उसकी m केस वैल्यू है ln2, तो आपने जस्ट अभी पहले फाइंड किया ही था, वैल्यू रखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। वो वाला मिला था उसका आधा दिख रहा है ना आपको, बराबर है। तो वो सही बात है, पर हमको जो सॉल्यूशन दिया हमको उसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा अंदर। ओके, चल नेक्स्ट एग्जांपल की और बात करें तो हमारे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल यहाँ पे खत्म होते हैं और एक्सरसाइज एग्जांपल फर्स्ट की बात करें तो हमको थियोरेटिकली हमको समझाना है कि भाई वो सिंपल हार्मोनिक या पीरियोडिक मोशन है कि नहीं अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम रिप्रेजेंट द पीरियोडिक मोशन, तो हमको पीरियोडिक मोशंस के बारे में यहाँ पे सजेशंस देना है अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्विमर की बात की गई है, विच कंप्लीट वन रिटर्न ट्रिप फ्रॉम बैंक ऑफ रिवर टू द अदर एंड बैक, यानी कि वो एक किनारे से सामने की ओर जा रहा है और सामने की बैंक से फिर से रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे उसके मोशन को पीरियोडिक मोशन हम गिन सकते हैं, तो आंसर आ रहा है नो, हर बार नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि वो जब भी एक पॉइंट से दूसरे और दूसरे से वापस आएगा तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो स्विमिंग स्पीड है, बराबर, वो एक जैसी ना भी हो। वो थकेगा तो थोड़ा धीरा जाएगा, अगर नहीं थका होगा थोड़ा फास्ट में जाएगा। तो उसकी वजह से उसका जो मोशन का टाइम पीरियड है वो यूनिफॉर्म हमको नहीं मिलेगा, यानी कि उसका डिफाइनेट टाइम पीरियड नहीं होगा। और जिसका डिफाइनेट टाइम पीरियड ना हो तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आप रीड करोगे तो हमने जो समझा वो इसी चीज को शॉर्ट एंड स्वीट में लिख दिया है अंदर, बराबर। नेक्स्ट चीज, यानी कि ये चीज पीरियोडिक मोशन का पार्ट नहीं है। दूसरा बोल रहा है अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज, बराबर। आप क्या करो, एक डोरी लो और उसके साथ एक पेंसिल अटैच करके ऐसे रख दो अंदर, फिर उसको क्या करो, थोड़ा ट्विस्ट कर दो, छोड़ दो, क्या होगा, ऐसे 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 वो थोड़ी देर तक घूमेगी। तो वो थोड़ी देर के लिए भी क्या होता है, वो अपनी जो फिक्स पॉइंट है उसके हिसाब से फिक्स टाइम में अपना ओसिलेशन क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है। तो यस, यहाँ पे मैं उसको पीरियोडिक मोशन बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर, क्योंकि ये जब भी करेगा तब एक ऐसी ही इफेक्ट देगा अंदर। तीसरी चीज, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, तो अगर वो रोटेट कर रहा है तो कोई भी एटम की थियरी हम जानते हैं कि वो अपना फिक्स रिवॉल्यूशन फिक्स टाइम में कंप्लीट करता ही है। तो टाइम पीरियड उसका वेल डिफाइंड है, तो पीरियोडिक मोशन तो बोलना ही पड़ेगा हमको अंदर, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है वहां पे अंदर। समझ में आ रहा है? तो सी वाला जो है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट में दिया गया एन एरो रिलीज फ्रॉम द बो, बोल सकते हैं कोई भी एंगल पे, क्योंकि यहाँ पे भाई एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आगे चला जाके गिर जाएगा अंदर, बराबर। तो वो पीरियोडिक मोशन का पार्ट है, वो रिटर्न भी तो आना चाहिए, उसका पाथ का रिपीटेशन का कोई तो एंगल दिखना चाहिए, तो वो पीरियोडिक मोशन का पार्ट नहीं है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो? नेक्स्ट सेकंड वाले एग्जांपल की बात करें, वो भी उसका भाई ही है, बराबर। तो क्वेश्चंस हमको क्या बोल रहा है अंदर, which of the following example represent nearly simple harmonic motion and which represent periodic but not simple harmonic motion, बराबर। तो पीरियोडिक की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक टाइम पीरियड के अंदर वो अपना मोशन खाली रिपीट करना चाहिए। पर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बोलता है कि भाई रिपीट तो करना चाहिए पर कोई फिक्स पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू करना है, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा अंदर, बराबर। तो पहला पॉइंट है रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, तो अर्थ जो है वो अपना रोटेशन उसकी एक्सिस के विथ रिस्पेक्ट टू देख रहा है। तो हमको पता है हमारी जो अर्थ है वो तो सन के आजू बाजू गोल गोल घूम रही है अंदर, बराबर। हर बार महिंद्रा का सिंबल ड्रॉ हो जाएगा, आप समझ लेना अंदर, मेरा टच स्क्रीन बिगड़ गया है। तो यहाँ पे सन है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अबाउट एक्सिस पूछा है तो उसको टाइम पीरियड 24 आवर लगता है, यानी कि वो पीरियोडिक मोशन तो कर रही है, पर वो सिंपल हार्मोनिक क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो वो मोशन है वो शिफ्टिंग है, यहाँ 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 घूमती रहेगी आगे आगे। तो वो कोई फिक्स पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू अपना एक्सियल रोटेशन नहीं कंप्लीट कर रही है अंदर। समझ में आ रहा है? तो उसकी वजह से हम उसके रोटेशन को पीरियोडिक तो गिनेंगे पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो इट इज अ पीरियोडिक बट नॉट एसएचएम। दूसरी बात करें, अ मोशन ऑफ अ ऑसिलेटरी मर्क्यूरी कॉलम इन अ U2,
बराबर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक यू शेप का कुछ दिया गया है अंदर, बराबर। अब जब उसमें लिक्विड भरोगे तो दोनों साइड सेम हाइट तक भरेगा। अब क्या करो, एक जगह से प्रेशर अप्लाई करो, तो क्या होगा, यहाँ से लिक्विड नीचे जाएगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा। अब छोड़ दो तो क्या होगा, वो अपने आप ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन थोड़ी देर के रहेगा। तो सीधी सी बात है, वो फिक्स अपनी जो ये सरफेस थी उसके रिगार्डिंग अप एंड डाउन हो रहा है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। समझ में आया कि नहीं आया अंदर, बराबर। दूसरी बात करें कि मोशन ऑफ द बॉल बियरिंग इनसाइड अ स्मूथ कर्व बॉल व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट स्लाइटली अबव द लोअर मोस्ट पॉइंट, यानी कि ऐसे हमारे पास कप है, हमारे पास ये बॉल है, हम यहाँ से छोड़ देते तो क्या होगा, डीडूंग डीडूंग डीडूंग, ऐसा होगा कि नहीं होगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो सीधी सी बात है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वो फिक्स पॉइंट के आसपास ओसिलेट कर रहा है। लास्ट की बात करें तो जनरल वाइब्रेशन ऑफ द पोली एटॉमिक एटम अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पे उसको पीरियोडिक बोल सकते हैं, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के अट्रैक्शन की वजह से वो लोग अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन के विथ रिस्पेक्ट, पर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन हर बार उसके रेफरेंस पॉइंट से फिक्स नहीं रहता है। टेम्परेचर बदलेगा तो मैटर बड़ा हो जाएगा अंदर, तो फिर उसकी साइज चेंज हो जाएगी ना अंदर, क्योंकि वाइब्रेशनल हीट एनर्जी में कभी कभी क्या होता है, रिलीज होता है अंदर, इसलिए उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस में कंसीडर करेंगे नहीं अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पर। तो यहाँ पे जिस तरह से स्टेटमेंट दी आप उस तरह से आंसर लिखोगे, वेल एंड गुड है, पर मैंने आपको कंसेप्चुअली समझ आए उस हिसाब से समझाने का ट्राई किया अंदर। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल आपसे बताना है कि भाई वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं अंदर, बराबर। फिगर शोज द प्लॉट ऑफ एक्स वर्सेस टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का किया कहा गया है, और हमको बोलना है कि दिस प्लॉट रिप्रेजेंट वेदर पीरियोडिक मोशन और नॉट, और अगर पीरियोडिक मोशन है तो हमको उसका पीरियोडिक टाइम भी फाइंड करना है अंदर। व्हाट इज द पीरियड ऑफ मोशन, तो देख सकते हो पहला वाला ग्राफ है, जीरो से लेकर स्टार्ट हुआ, बड़ा ही बड़ा चला अंदर, फिर आगे कुछ नहीं हुआ उसका अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो अपनी वैल्यू का कोई भी रिपीटेशन तो कर नहीं रहा है भाई, तो वो पीरियोडिक मोशन का भाई नहीं है। दूसरा ग्राफ जो बी नंबर का है वो आप देख सकते हो कि वहां पे उसकी वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है टाइम के साथ, तो वो पीरियोडिक मोशन है। और पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड देखें तो चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं -1 से, तो -1 से यहाँ गए, यहाँ आया, तो एक ओसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो -1 से 1 हुआ, यानी कि 2 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ अंदर, क्योंकि हमको एक्सिस पे सेकंड में टाइम लेने को लिए बोला है, तो वो हो गया। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और पीरियोडिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तीसरा वाला तो देख के ही लग रहा है ये शेप अलग है, ये शेप पीरियोडिक मोशन हो ही नहीं सकता। चौथा वाला तो है, बराबर। यहाँ से स्टार्ट करें -1 से, देखो ये भी +1 में अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन, यानी कि ए और सी नॉन पीरियोडिक है, जबकि बी और डी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। दोनों का टाइम पीरियड क्या है भाई, 2 सेकंड है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट, बराबर। अब एक्सरसाइज के 7th नंबर के क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे हमने वीडियोस में जितने एग्जांपल्स आपको करने के लिए बोले वही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, उससे ज्यादा एग्जांपल आपको प्रैक्टिस करने के लिए करना है तो छूट है, वरना वो एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे अंदर, बराबर। तो एक्सरसाइज 7 की बात करें अंदर, तो क्या बोल रहा है, अ मोशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बराबर। यानी कि एक पार्टिकल जो है हमारा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और उसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्लेसमेंट का कुछ ऐसा है जो हमारा जनरल इक्वेशन है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा की जगह फाई लिखना है, हम यहाँ पे फाई से ही सॉल्यूशन करेंगे अंदर, बराबर। इफ द इनिशियल यानी कि t इक्वल टू 0 टाइम कंसीडर करना है, तो हमारा जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे नहीं है, पर कोई 1 सेंटीमीटर की पोजीशन पे है, और उस टाइम पे उसकी कुछ वेलोसिटी है, बराबर। वो क्या है, ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड है अंदर। तो व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल, तो हमको ये कंडीशन के लिए एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है और इनिशियल फेज एंगल यानी कि फाई की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है अंदर, बराबर। और आगे क्या बोला गया है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन, यानी कि ओमेगा हमको यहाँ पे दे दिए गए अंदर, बराबर। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि if instead of the cosine function if we choose the sine function to describe simple harmonic motion x equal to b sin omega t plus alpha, यानी कि यहाँ पे वो लोग बोल क्या रहे हैं कि अगर यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करें, कॉस की जगह अगर मैं साइन लिखूं और एम्पलीट्यूड ए की जगह बी लिख दूं, और जो फेस था उसको थीटा की जगह अल्फा लिख दूं, बराबर। तो ये वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या मेरा एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज का वैल्यू सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो हमको वैल्यूएट करके चेक करना है अंदर। समझ में आ रहा है, तो मैं आपको पहला वाला केस ही खाली समझाऊंगा और दूसरा वाला केस उसका रिपीट टेलीकास्ट है,
खाली है क्या, यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे आपको खाली साइन चलाना है अंदर। याद क्या रखना है कि जो एक्स ऑफ टी है उसका डिफरेंशिएशन करके जब हमको वी ऑफ टी मिलता है तो उसका इक्वेशन हमने माइनस ए ओमेगा लिया था, बराबर। पर जब एक्स ऑफ टी का इक्वेशन ये लोगे तो ये तो साइन है, तो जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही का वही इक्वेशन मिलेगा, पर साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस होता है तो वहां पे खाली माइनस साइन नहीं आएगी, बस इतना ही चेंज है। बीजा दूसरा वाला जो आपको खुद से करना है और कोई चेंज नहीं अंदर। समझ में आया? नहीं आया तो रिवाइंड करो और फिर से प्ले करके ये पॉइंट समझ लो, क्योंकि दूसरा वाला पार्ट आपको खुद से करना है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? चलो, तो हमको डिस्प्लेसमेंट में ये चीज लेने के लिए बोला है एक्स ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, बराबर। तो हम t इक्वल टू 0 कंडीशन अज्यूम करें तो तब मेरा x ऑफ t का वैल्यू मुझे 1 सेंटीमीटर दिया गया है अंदर, तो मैं x ऑफ 0 की जगह 1 सेंटीमीटर लिख दो और यहाँ पे एक कॉस है, बराबर, ओमेगा टी, t इक्वल टू 0 टाइम होगा तो ओमेगा टी का प्रोडक्ट भी 0 होगा, तो बचेगा क्या, खाली 5, तो a cos 5 होगा। तो मुझे a cos 5 का वैल्यू क्या मिला भाई, कुछ 1 मिला, और दूसरा मुझे वेलोसिटी का भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो हम जब उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करके माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 कैसे मिल रहा है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस टाइम 2-3 बार कर चुके हैं अंदर, बराबर। अब वी ऑफ टी वही 0 टाइम पे हमको ओमेगा लेना है तो ओमेगा ले ले अंदर, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए ओमेगा तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा अंदर, पर ये जो ओमेगा टी प्लस है वो खाली 5 बचेगा, तो यहां से ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू माइनस ए साइन 5 मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। अब मुझे जो फाइंड करना है उसके लिए दो चीज में ध्यान में रखूंगा अंदर। देखो यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, तो मेरे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, बराबर। तो मैं उसका यूज कर लूं तो यहाँ पे मुझे क्या है, एम्पलीट्यूड का इक्वेशन मिल सकता है, वैल्यू मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो इक्वेशन उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका एडिशन करेंगे, बराबर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 होगा, बराबर। और राइट हैंड साइड की बात करो तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, माइनस से पर स्क्वायर करोगे तो वो तो प्लस ही हो जाएगा। अब ये दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, जिसकी वैल्यू तो क्या है 1 है। तो फाइनली आपको ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या मिला भाई, 2 मिला। तो फिर ए की वैल्यू चेक करो तो आपको क्या मिलेगा, प्लस और माइनस रूट 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? और आपको जो दूसरा वाला पार्ट करना है उसका सॉल्यूशन तो यहाँ पे बताया गया है, तो आप देख सकते हो वहां पे भी आपको वैसे ही इक्वेशन मिल रहा है। देखो 1 इक्वल टू बी साइन अल्फा और 1 इक्वल टू बी कॉस अल्फा, उल्टा मिल रहा है, वहां पे कॉस और फिर नीचे साइन था, यहाँ पे उल्टा मिल रहा है, और यहाँ पे भी बी का वैल्यू आपको वही का वही मिल जाए। मैंने बोला रिपीट टेलीकास्ट है, सेम टू सेम आपको काम करना है, बराबर। और अब मुझे इनिशियल फेज भी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों जो इक्वेशन है 1 और 2 उसका मैं क्या लूंगा, रेशियो ले लूंगा अंदर, बराबर। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय अगर इक्वेशन 1 करूंगा तो क्या होगा मेरा अंदर, 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू माइनस ए साइन 5 डिवाइड बाय ए कॉस 5, तो ए कट हो जाएगा और माइनस साइन को मैं इधर को ट्रांसफर कर दूं, बराबर। तो माइनस 1 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा भाई, tan 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसका मतलब tan 5 इक्वल टू माइनस 1 मिला। अब आप खुद ही बोलो कि tan 5 की वैल्यू 1 कब मिलती थी, 45 पे अंदर, यस और नो। तो फिर माइनस 1 कब मिलेगी, माइनस 45 डिग्री एंगल पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर, बराबर। तो इसको मैं इस तरह से कंसीडर करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 360 यानी कि 2 पाई है, उसमें से अगर मैं पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला मुझे एंगल मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? और इसकी जगह हमको नेगेटिव वैल्यू तो मिल ही रही है अंदर, बराबर। तो अगर आप उसकी जगह माइनस पाई बाय 4 लिखोगे तो भी चलेगा कि भाई 5 इक्वल टू क्या मिल रहा है भाई, माइनस पाई बाय 4, यानी कि नेगेटिव साइड पे आपको 5 की वैल्यू मिल रही है अंदर। समझ में आ रहा है? तो यही दोनों ऑपरेशंस आपको वहां पे भी करना है कि आपको 1 और 2 इक्वेशन मिल जाए, बराबर। तो आपको पहले स्क्वायर का एडिशन करके एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और फिर डिवीजन करके आपको क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो 8 नंबर का एग्जांपल हमको क्या बोल रहा है कि एक स्प्रिंग दी गई है, बराबर, और वो जो मेजर कर सकती है वेट, वो कहां से कहां तक का कर सकती है, 0 से लेके 50 केजी तक कर सकती है अंदर। और उस टाइम पे उसकी जो स्केल दी गई वो कुछ 20 सेंटीमीटर की दे दी गई, यानी कि अगर मेरी स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगी तो वो वेट अपने आप में 50
केजी होगा अंदर। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉडी है उसको ये स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर रहा हूँ और उसको थोड़ा सा नीचे खींच के छोड़ देता हूँ, तो वो क्या होगा, ऐसे अप एंड डाउन क्या होगी, ओसिलेट होगी कि नहीं होगी। तो ये जो ओसिलेशन हो रहा है उसका पीरियड 0.6 सेकंड है, बराबर। तो फिर मैंने जो बॉडी अटैच की थी उसका वेट क्या होना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है अंदर। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे उसका वेट फाइंड करना है तो मुझे उसके लिए उसका मास पता होना चाहिए। अब मास पता नहीं है मुझे क्योंकि मास तो दिया ही नहीं है हमको, पर हमको टाइम पीरियड दी गया है, तो हमको पता है टाइम पीरियड के इक्वेशन में एम आता था, यस और नो। तो टाइम पीरियड अगर मेरे पास है तो एम की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। पर अगर मैं इक्वेशन यूज कर रहा, टाइम पीरियड दिया है, एम तो फाइंड करना है, पर के की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो के मैं कैसे फाइंड करूं। तो के इक्वल टू क्या था अंदर मेरा इक्वेशन, अंदर कोई इक्वेशन नहीं था मेरे पास, ओमेगा था पर के का मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है। पर के यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग का कांस्टेंट है, तो स्प्रिंग का कुछ डेटा तो दिया गया है ना, तो उससे मैं स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो कैसे करूंगा कि भाई मुझे 20 सेंटीमीटर का डेटा दिया गया और उसके लिए 50 केजी दिया गया, तो अगर बराबर ये 50 केजी क्या है, मास है, तो मैं उसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, फोर्स मिलेगा। और के का स्प्रिंग कांस्टेंट का इक्वेशन क्या था, एफ बाई एक्स था, याद आ रहा है कुछ। तो फोर्स आपका 490 है और उसके लिए स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट अगर 0.2 कंसीडर कर रहे हैं तो आपको के की वैल्यू मिल गई कि ना मिल गई अंदर। समझ में आ रहा है? अब के की वैल्यू मिल गए तो ये वाले इक्वेशन में आप पहले एम को क्वेश्चन मार्क बना दो अंदर। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर होगा, 4 पाई स्क्वायर होगा, पर आपको m को बनाना है तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जाएगा और ये जो k है वो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। सारी वैल्यू अवेलेबल हो गई, मास मिल गया आपको अंदर। अब मास को g से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल गया कि ना मिल गया अंदर, बराबर। अब ये किलोग्राम फोर्स क्या है अंदर, बराबर। कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके केजी मास को आप ग्रेविटी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर, तो मल्टीप्लाई किए बिना लिखते हैं तो उसका आंसर केजीएफ में लिखते हैं, जिसको किलोग्राम फोर्स बोलते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो आप देखोगे 22.36 है वही आंसर है, तो उसको केजीएफ लिख दो तो उसको किलोग्राम फोर्स बोलते हैं अंदर। समझ में आ गया? यानी कि मास को, वेट को हर बार हम केजी में नहीं लिखते, केजीएफ में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग है, बराबर, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमको दे दिया गया है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे अटैच की गई है और उसके साथ एक 3 केजी का मास जो है, बराबर, वो एक दूसरे फ्री एंड पे हमने अटैच कर दिया। फिगर में देख सकते हो आप। द मास इज देन पुल्ड साइड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, उसको 2 सेंटीमीटर हम खींच रहे हैं और फिर छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड क्या करेगा, ओसिलेशन करेगा। तो उसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम जो स्पीड है, वो ये 3 चीज हमको कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन तो सर हमको याद नहीं, टाइम पीरियड का याद है, यस और नो। टाइम पीरियड फाइंड कर लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, काम हो गया। या तो फिर टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला थी क्या थी भाई, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के था, उसका रेसिप्रोकल लिख दो तो 1/2 पाई, और एम बाई के का क्या होगा, के बाई एम होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे वो इक्वेशन यूज करोगे, आंसर से आपका मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा अंदर। है एकदम सिंपल सा पार्ट, यस और नो। तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया गया है, मास भी दिया है, 2 पाई तो हमारे घर का ही पाई है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय करो तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम पूछा है, वेलोसिटी मैक्सिमम पूछा, सिखाने की जरूरत है भाई। वी मैक्स का इक्वेशन क्या था, ए ओमेगा था, ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या थी, अंडर रूट के एम लिखा था हमने अंदर, अंडर रूट के बाय एम, बराबर। तो अगर आप यहां से भी कैलकुलेट किया होगा तो आपको कोई ना कोई वैल्यू मिली होगी, तो सीधी मल्टीप्लाई कर दो तो वी मैक्स मिल गया। और एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते थे, ओमेगा स्क्वायर ए लिखते थे अंदर, बराबर। तो वही की वही वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पे जो सॉल्यूशन सजेस्ट किया उसको मत फॉलो करना, मैं जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से चलना। तो आपको थ्योरी के साथ ये एग्जाम्पल करने का बहुत सिंपल पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला जानते हो, ओमेगा स्क्वायर है। और मैंने बोला है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप खींच के छोड़ते हो उसके बाद ओसिलेट, तो आपने जितना खींचा वो अपने आप में ओसिलेशन होता है अंदर, अरे एम्पलीट्यूड होता है, सॉरी, बराबर। और वो एम्पलीट्यूड के साथ वो क्या करेगा भाई, ओसिलेशन करेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो आज के लिए हम इतने एग्जांपल्स कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम बाकी के जो एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।